चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग, काफी टाइम ले लिया, 15 मिनट हो गई। डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं। कहाँ तक हुआ गया डिफरेंशियल इक्वेशन अपना? ऑर्डर डिग्री, इतना तुमने अटेंड की नहीं की थी लास्ट? दिखाओ। ऑर्डर डिग्री हुआ था, फॉर्मेशन करा दी, करवाया तो था। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया था, ठीक है। सर्किल हो गया था, ये हो गया था, ठीक है। चलो, तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट टाइम में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था ऑर्डर और डिग्री क्या होते हैं। ऑर्डर डिग्री पे बेसिस आई थिंक 8-10 क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मेशन देखा था। तो फॉर्मेशन के लिए मैंने क्या बोला था, कोई भी जनरल इक्वेशन दे रखी है तो उसमें क्या करना है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट करते हैं। आर्बिट्रेरी नहीं, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मैंने बता दिया था। इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब टर्म्स के साथ में जो अलग से रहते हैं वो इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। और जितने इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी ही उसकी क्या होगी, आपकी डिग्री, ऑर्डर होगा। मतलब उतने ही टाइम उसको क्या करना है, आपको क्या डिफरेंशिएट करके इक्वेशन बनानी है, ठीक है। अब उसके कई मेथड थे, आई थिंक मैंने 2-3 टाइप के क्वेश्चन कराए थे। एक टाइप 1 क्वेश्चन जिसमें आपका क्या है, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते रहो, उसके बाद वो इक्वेशन आ जाएगी, वो वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया था। दूसरा टाइप का क्वेश्चन था जिसमें मैनिपुलेट करके इक्वेशन 1, 2, 3 और ऐसे कुछ दे रखे थे, उनमें सब्सट्रैक्ट एडिशन कर करके कुछ ऐसा निकाल के अपन निकालते थे, वो वाले करा दिए थे। देन उसके बाद मैंने ऑर्डर डिग्री निकालने के 2-4 क्वेश्चन कराए थे। अब उसमें थ्योरेटिकली क्वेश्चन रह गए थे, थ्योरेटिकली क्वेश्चन रह गए थे, मतलब जो थ्योरी वाले जो होते हैं ना, आपके क्या इक्वेशन नहीं दे रखी है, आपको क्या करता है, आपका क्या 2D का यूज करते हुए मिक्स क्वेश्चन दे देता है आपका। 2D की मतलब कोई कर्व की वो बोल देगा, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल फैमिली ऑफ पैराबोला, वो वर्टेक्स ये दे रखी है, ये ऐसा दे रखी है। तो उस केस में आपको क्या करना है, 2 चैप्टर का यूज हो जाएगा, मतलब पैराबोला की इक्वेशन भी निकालनी है, ऑर्डर भी निकालना है, फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन भी निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस में भी कई क्वेश्चंस आ चुके हैं ऐसे, मेंस में भी काफी क्वेश्चन आ चुके हैं। मेंस में बहुत इजी क्वेश्चन आता है इसका, एडवांस में यूजुअली हाइड किया होगा इसका क्वेश्चन, एग्जैक्ट फॉर्म में डिफाइन करके क्वेश्चन इजी होगा, बस वो अननेसेसरी इस तरीके से घुमा के हाइड किया होगा ना, जो स्ट्राइक नहीं होगा। और पेन चीज इसमें क्या होता है कि इतने सारे मेथड पढ़ लोगे, जब मेथड पढ़ते हैं ना तब तो हमें पता है कि अच्छा ये होमोजेनियस इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो होमोजेनियस वाला लगाना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो लीनियर वाला लगाना है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे ना, उसके बाद एक रैंडम से ऐसा हाइड किया हुआ क्वेश्चन होगा और उसमें आपको फॉर्म निकालनी पड़ेगी कि लीनियर है या एग्जैक्ट है, क्या होगा, वहां पे दिक्कत होगी। उसी चीज का फायदा उठाता है जेईई एडवांस वाले। मेंस में इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेंस में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा, डायरेक्टली दिखेगा, डायरेक्ट निकलोगे। हर साल के मेंस के वो क्वेश्चन उठा के देखोगे डायरेक्टली क्वेश्चन है। एडवांस में यूजुअली हाइड किया होता है, बस इतना डिफरेंस हो जाता है, बाकी कुछ फर्क नहीं होता है इसमें। बहुत एक तरीके से इजी चैप्टर है, बोनस चैप्टर तरीके से ही है, इससे क्वेश्चन होने का, गलत होने का चांसेस बहुत कम ही होता है। आगे क्वेश्चन करते हैं। हमने आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ये कराया था, y इक्वल्स टू c1 + c2, ये वाला कराया था ना, ठीक है। देन उसके बाद मैंने बताया दिया था नेक्स्ट, चल नेक्स्ट लिखो एग्जांपल, फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन of general equation of circle, find order of differential equation whose solution is general equation of circle, whose solution is general equation of circle, whose solution is general equation of circle। आगे ऑर्डर बस एग्जांपल देने के लिए था। तो 3h कम कर हो सकते हैं, देखो अब देखो क्या दे रखा है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब देखो यहाँ पे वेरी कौन कौन करता है, x² y² हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये x y ये भी कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट ये वेरी करता है, ये एक इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये भी एक इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट और ये भी एक इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी। तो 3 इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो स्केप निकाल सकता हूं। अब नहीं, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। अल्फा बीटा और r तीन आर्बिट्ररी होंगे, अल्फा वेरी करेगा, बीटा वेरी करेगा और r भी करेगा। अब इसका ऑर्डर निकालना हो तो ऑर्डर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, तो 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 3 बार डिफरेंशिएट करोगे ये टर्म खत्म हो जाएगी, ये तो 3 बार खत्म हो जाएगी, इससे बचेगी, ये भी खत्म हो जाएगी, इसकी टर्म बचेगी, ये भी खत्म हो जाएगी, उससे सोल्व कर लेना आ जाएगा। ऑल्सो फॉर्म एंड ऑल्सो फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ऑल्सो फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या कर देना, आपका
ऑर्डर आपका क्या जाएगा, आपका 3। तो मैं क्या करूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देता हूँ। तो क्या जाएगा आपका 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1 अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या जाएगा आपका 2 प्लस 2y d2y बाई डी एक्स 2 प्लस 2 dy बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये क्या जाएगा 0 प्लस 2f डी वाई बाई डी एक्स। इसकी इक्वेशन फॉर्म करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि f की टर्म्स में ना होगा, f की वैल्यू फाइंड करना काफी कॉम्प्लिकेटेड सा होगा, इसलिए यूजुअली पूछेगा नहीं, ये बस मैंने बता दिया है। क्वेश्चन पूछेगा तो बस ऑर्डर ही पूछेगा। अगेन कर दूंगा तो ये टर्म हो जाएगी, यहाँ से आ जाएगा, और ये f की वैल्यू निकालने के लिए अब थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। हाँ कहाँ पे, ये ठीक है। तो इसके दोनों की टर्म को एक साथ लिख लेता हूँ, क्लब कर लेता हूँ। कौन सा, अरे चेन रूल, चेन रूल। तो क्या जाएगा आपका 2 का डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा 2 का 0 प्लस 2f प्लस 2y इंटू डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 2 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स 2। और यहाँ पे क्या जाएगा 2f का तो क्या जाएगा 0 प्लस 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे बनेगा, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड से इक्वेशन बनेगी, इसलिए क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, मैंने बस बता दिया है सारी चीज में। अरे घर वालों सुन रहे हो कि तुम लोग, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस इससे ऑर्डर डिग्री पूछा जाएगा, ठीक है। यही चीज आपको काम की है, बाकी और कुछ काम का नहीं है, जरूरत नहीं है इसकी, बस ये मैंने गस कराने के लिए बता दी। पहला क्वेश्चन लिखो, छोटी गली वाले पहले क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन पूछे ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन है आपका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द order of differential equation, find the order of differential equation of all circles of radius r, all circles of radius r, find order of differential equation of all circle of radius r। इसकी जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे दे दिया बस कराने के लिए, क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, छोड़ दे इसको दे। फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल ऑफ रेडियस r having center on y-axis, having center on y-axis, having center on y-axis and passing through origin, having center on y-axis and passing through origin, having center on y-axis and passing through origin, and also find its differential equation। डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड नहीं करवाएगा यूजुअली इस केस में भी, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड से जाएगा, लेकिन यहाँ पे अपन फाइंड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड ऑल्सो फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन। यूजुअली नहीं पूछेगा डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन कर सकते हो अपन, निकाल सकते हैं इसमें निकाल सकते हैं, ऊपर वाले में नहीं निकाल सकते थे, लेकिन इसमें निकाल सकते हैं। ऑर्डर 2 और डिफरेंशियल इक्वेशन भी निकालो, इसमें निकाला जा सकती है, ऊपर वाले में नहीं निकाली जा सकती, इसलिए मैंने बताया नहीं वहां पे, वो बस मैंने ऐसे करके बता दिया। तुम्हारे प्रैक्टिकल का टाइम आ गया है क्या, कल से क्या है, तो कल से सैटरडे तक, बीच में 2 दिन नहीं है। यार मतलब क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तुम्हारे स्कूल वाले भाई। तो फिर उस टाइम में क्लासेस होंगी कि नहीं होंगी तुम्हारी, तो ऐसा कर सकते हैं, इस वीक में क्लासेस हैं, इवनिंग में लगा लें, दो के बजाय 3 लगा ले, कोई दिक्कत चलेगा, एक इस बार तो अभी तो चलेगा ना, क्योंकि अभी तो प्रेशर नहीं है तुम्हारे ऊपर कोई भी। 4 तो नहीं लगेगी यार, 4 से नहीं 3 से लगा लेते, 3 से 7.5। हाँ नहीं मैं समझ गया था तुम्हारी भावना, नहीं मैंने देख लिया था, लेकिन मैं उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया मैं।
आ गया होगा। सबसे पहले देखो फैमिली ऑफ सर्किल बनाओ, कौन सा है आपका, ऑल फैमिली ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सेस, वाई एक्सेस पे सेंटर है और रेडियस आर है, रेडियस तो क्या दे रखी है आपकी उसकी आर, सेंटर ऑन वाई एक्सेस मतलब सेंटर ऑन वाई एक्सेस एक ये है, और पासिंग थ्रू रीजन मतलब इस टाइप के सर्किल बनेंगे। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, नीचे भी बन सकते हैं, आर वेरी कर रही है, आर वेरी कर रही है, आर ये भी है तो ये सर्किल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बहुत सारे सर्किल हो सकते हैं। आर तो वेरी कर रही है ना, रेडियस फिक्स दे रखी है लेकिन उसकी वैल्यू क्या दे रखी है थोड़ी पता है, आर तो वेरी कर रही है ना, तो इनफाइनाइट सर्किल्स बन सकते हैं, मतलब ये पूरी फैमिली ऑफ सर्किल की इक्वेशन, ये पूरी फैमिली ऑफ सर्किल है। तो मैं बोल सकता हूं इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा आपका 0,r और रेडियस भी आपकी r हो जाएगी, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका r स्क्वायर, ये बनेगी इक्वेशन। उसको क्या करूं, सिंप्लीफाई करूं, तो क्या जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस प्लस 2rx इज इक्वल टू r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2rx, इस फॉर्म में मैंने कर दिया। ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है कि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, वन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसलिए इसका ऑर्डर क्या रहेगा आपका 1। आप तो 2 बोल रहे थे, कहाँ गलती हुई, 2ry होगा, ry प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, मैंने वो बात को तो सर्किट सेंटर से पास कर रहा है ना, तो ये तो देखने पड़ेगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है ऑल सर्किल एक्सेस को टच करने वाला, रेडियस आर होगी, तो उस केस में भी आपका एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बनेगा आर। अब देखो यहाँ पे मुझे डिफरेंशियल निकालनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है, तो मतलब यूजुअली जब एक वेरिएबल है तो उस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए इसको राइट साइड ले जाओ और उसकी टर्म को फ्री कर लिया करो, कांस्टेंट बना लिया करो। तो मैं क्या करूं, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो इसको वाई से डिवाइड कर दो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 2r। अब यहां पे क्या कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, ऐसा क्यों किया है, क्योंकि यहां पे करता है ना तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए फिर r की टर्म्स में आती, r की वैल्यू यहां से रख सकते थे। यदि मैं ऐसा भी नहीं करता ना, मैं ऐसा भी करता, मैं यहीं पे कर देता आपका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे भी हो जाता आंसर 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स, 2r इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो बोल सकता हूँ 2 से 2 उड़ा दूं, तो क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x प्लस y माइनस आर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। लेकिन r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो r की वैल्यू कहां से निकलेगी, r की वैल्यू यहां से निकलेगी, तो r की वैल्यू क्या जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y। तो ये r की वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करूंगा, तो उस केस में कॉम्प्लिकेटेड से बनेगी, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही टाइप से आएगा, चेक कर लेना। तो यहाँ पे रख दूंगा, इक्वेशन निकल जाएगी। तो क्या अगर रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में निकाल रखी, जिस फॉर्म में दे रखी उस फॉर्म में आंसर निकाल देना, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा 0। तो बोल सकता हूं आपका 2xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। और ये एक सिंपल फॉर्म है, तो इस फॉर्म में तो दे सकता है आपका सारी चीज, कर लोगे। ये स्क्रीन बहुत छोटी नहीं लग रही, खत्म हो गया इससे पहले। चलो एक मेंस का क्वेश्चन करो। ये आई थिंक 13-14 इस टाइम ईयर में आया था कुछ, लिख लिया घर वालों, देख लेता हूँ कौन कौन बच्चे हैं यहाँ पे, आर्य अजिंत आदित्य अंश अथर्व दिग्विजय। मंथन तो आने वाला था आज, ठीक है गुड। जी मेंस का क्वेश्चन लिखो, ध्यान से करना, इसमें
दो ऑप्शन क्या दे रखे थे, एक ऑप्शन लीनियर का, मैं पहले क्वेश्चन बताऊंगा। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास, या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हो इसको क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे देखते हैं, फैमिली ऑफ पैराबोलास, ऑल पैराबोलास या फिर फैमिली ऑफ पैराबोलास वोज एक्सेस ऑफ सिमेट्री, वोज एक्सेस ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, whose axis of symmetry is parallel to y axis। अब इसके जो आंसर दे रखे थे, एक ऑप्शन दे रखा था dy by dx की टर्म्स में, दो ऑप्शन दे रखे थे d2y by dx2 की टर्म्स में, और एक ऑप्शन दे रखा था d3y by dx3 की टर्म्स में। मतलब डिग्री के बेसिस पे आंसर दे सकते थे। एक ऑप्शन दे रखा था dy by dx की टर्म्स में, दो ऑप्शन दे रखे थे d2y by dx2 की टर्म्स में, और एक ऑप्शन दे रखा था d3y by dx3 टर्म्स में। पूरे केस बताएगा, नहीं बताएगा तो ये गलत आंसर। हाँ, मतलब डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता था। हाँ, ऑर्डर 2, चलो देखते हैं। प्राची 3 नहीं, गलत बोल रही है, उसकी डायरेक्शन में मत सोचो, वो ऐसे ही बोलती रहती है। हाँ, तुम अपना दिमाग लगाओ। 2, चलो तो फाइनल आंसर बताओ। फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन, आंसर तो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में था। हाँ, ऑप्शन पर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यूबिक में ऐसा दे रखा था d3y by dx क्यूब इज इक्वल टू 0, तो d3y by dx क्यूब इज इक्वल टू 0, इस पे टिक करने में भी तो डरते हैं ना बच्चे कि ऐसा कैसे हो सकता है। सही है, फाइनल आंसर 3 ही है, और आंसर भी यही है, d3y by dx टू क्यूब इज इक्वल टू 0 ही है। अब जिनका एक आंसर है, जिनके दो आंसर है, उनके क्या गलती की मैं बताता हूं। उसने क्या बोला, ऑल पैराबोला वुज एक्सेस ऑफ सिमेट्री विद y एक्सेस टू पैरेलल है, तो क्या सबसे पहले क्या केस सोचोगे, ये वाला केस, ये पैराबोला बन सकता है, लेकिन ये सम स्पेसिफिक केसेस है, नॉट ऑल। फिर उसके बाद क्या सोचेंगे बच्चे, ये वाला पैराबोला बन जाए, ये भी सम स्पेसिफिक है, क्योंकि ये आपका जो बनेगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप बनेगी, ये सिर्फ एक ही आर्बिट्रेरी है, मतलब ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं होगा। यहाँ पे आपका क्या बोल रहे, आपका क्या 0, बीटा, तो ये भी क्या बन जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस बीटा, लेकिन ये भी कुछ स्टैंडर्ड केस, सम केसेस ही होंगे, सम केसेस जिसका वर्टेक्स आपका क्या होगा वाई एक्सिस पे। और केस सोचे तो और केस क्या सोच सकते हैं स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा ये वाला केस पैराबोला सोच सकते हैं, जिनकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ऐसा सोच लिया, या ऐसा कुछ सोच लिया कि ये पैराबोला है, ये भी है, लेकिन यहाँ पे क्या आपका अल्फा कोमा 0 हो गया, तो इस केस में इक्वेशन x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, लेकिन ये भी नॉट ऑल केसेस होंगे। सारे केसेस को कौन कवर करेगा, ये एक स्टैंडर्ड कवर करेगा कुछ ऐसा, जिसमें वर्टेक्स आपका क्या है अल्फा कोमा बीटा है, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस बीटा। अब यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन है आपका, अल्फा भी वेरी हो रहा है, बीटा भी वेरी हो रहा है, और 4a भी वेरी हो रहा है, तो 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी आपकी, डिग्री नहीं सॉरी ऑर्डर आपका क्या जाएगा आपका 3। तो रुक जा, ठीक
ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, उससे आपका क्या आंसर आ जाएंगे। ठीक है, एक तो ये तरीका। मेथड 2 को यदि डायरेक्टली सोच सके, जनरल केस ऑफ पैराबोला, याद है जनरल केस ऑफ पैराबोला, तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या ये ऑल पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है? वोज एक्सेस आर सिमेट्रिक, एक्सेस ऑफ सिमेट्रिक इज पैरेलल टू y एक्सेस, लिखवाया था मैंने, लिखवाया था पैराबोला के केस में मैंने, y इज टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और x इज टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, दोनों केस लिखवाए थे पैराबोला में। मैंने इलिप्स से पढ़ाया था क्या? अच्छा ठीक है, फिर कोई बात नहीं। तो वहां पे ये दो केस बताए जाते हैं, तो इस तरीके से क्यों सोचूं मैं, जब डायरेक्टली है। अब इस केस में डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी कंपैरेटिवली बहुत इजी है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ए बी सी ये तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो क्या कर दो, ऑर्डर क्या जाएगा आपका, उसका क्या जाएगा 3। तो मैं क्या कर देता हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या जाएगा, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2ax प्लस बी, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या जाएगा आपका d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू 2a, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d3y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू 0। और यही इस क्वेश्चन में क्या होगा आपका, कितना आसान क्वेश्चन था। सेम आएगा, खोलूंगा तो हाँ 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 क्लब हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स के साथ अल्फा जाएगा ना, वो एक्स के साथ अल्फा जाएगा और 4ay, और चेक करके देखो तीन ही रहेंगे आर्बिट्रेरी, चार, अरे वो एक क्लब हो जाएगा मेरे भाई, कांस्टेंट कांस्टेंट क्लब हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 4a बीटा ये क्लब हो जाएगा, उसकी जगह मैं एक बोल दूंगा, चार कहां से आएंगे, इंडिपेंडेंट बोला है ना मैंने। ऐसे ही किया था तुमने सेकंड मेथड, फर्स्ट वाला, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, लिख लो फटाफट से। घर वालों लिखा, ओ घर वालों, काफी बच्चे हैं पढ़ने वाले, हा? क्यों दो ही बच्चे, क्यों सारे पढ़ने वाले हैं यार, ऑर्डर दो कहां आ रहा है, तीन आ रहा है ना, देख तीन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अल्फा 4a और देख क्यों वेरी कर रहा है, अल्फा बीटा क्या है आपका वर्टेक्स है, वर्टेक्स भी तो वेरी कर रही है, और 4a डिसाइड कर रहा है इसकी शेप, तो तीनों ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तीनों ही पैरामीटर है। नेक्स्ट लिखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नोट हो गया। लिख लिया, हाँ नेक्स्ट लिखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस situated at a constant distance p, situated at a constant distance p from, situated at a constant distance p from origin। बस इतना दे रखा है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कौन सी इक्वेशन, कोई बोलेगा नहीं मारूंगा नहीं तो पकड़ के, कौन सी इक्वेशन, बस इतना इक्वेशन दे रखा है, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स सिचुएटेड एट कांस्टेंट डिस्टेंस p। बस हाँ रुको, सोचने दो, दिमाग लगाने दो, उस डायरेक्शन में नहीं। हाँ तो बताओ कौन सी रहेगी ना, सिचुएटेड एट कांस्टेंट डिस्टेंस p, p कांस्टेंट है, p कांस्टेंट है क्या, p आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है नहीं, p कांस्टेंट है मतलब p फिक्स है, तो p यहाँ पे कांस्टेंट होगा, p आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा, मतलब p आपका एक पैरामीटर नहीं होगा। कांस्टेंट डिस्टेंस p मतलब p बोल कांस्टेंट बोल दिया, मतलब p आपकी कोई वैल्यू हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, ऐसे क्यों जीरो आएगा, अरे कौन सी फॉर्म बनेगी इक्वेशन, प्राची बताओ,
वेरी गुड दिग्विजय, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ बताओ प्राची। थीटा क्या वर्ड नहीं, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म याद करो, नॉर्मल फॉर्म। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस पॉइंट लाइन से डिस्टेंस कौन सी होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मतलब इनडायरेक्टली कौन सी आपकी ये नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये। नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है। क्यों? क्योंकि याद है नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या बोलते हैं कि उन सारी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन वो डिस्टेंस फ्रॉम आपका क्या है, ओरिजिन आपका क्या दे रखा है आपका पी। तो उस केस में ये अपन मान लेते हैं एंगल थीटा। तो इसकी इक्वेशन क्या होती थी याद है? ये थीटा नहीं मानते थे, सॉरी, थीटा कौन सा मानते थे? ये। तो इस केस में इक्वेशन क्या बनती थी? एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पी। अब यहाँ पे कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है? एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि पी तो ये तो क्या आपका कांस्टेंट है, तो थीटा ओनली आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो कितना होगा? ऑर्डर क्या रहेगा उसका? 1 रहेगा। वेरी गुड दिग्विजय, निकालो। अब यहां पे आप लॉजिक लगा के सोचो कि कैसे हम लोग एलिमिनेट करें। ये फोटो वोटो बना लिया करो यार, फोटो वोटो तुम्हारी हेल्प के लिए होती है, सारी चीज स्टाइल समझ जाए। अरे आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, सही है। इतना बड़ा आंसर थोड़ी लिखेगा, इक्वेशन सही सोच ली तो फिर आंसर भी सही जाएगा। अब यहाँ पे एक जनरल अप्रोच बताऊंगा, अच्छी अप्रोच जिससे अपन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उस केस में मैंने क्या बताया था, हिंट दी थी। क्या कर सकते हैं, जब कॉम्प्लिकेटेड सा आ जाए तो उस केस में क्या करो, कांस्टेंट को अलग साइड ले जाओ, राइट साइड ले जाओ, और उसका डिफरेंशिएट करके अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। तो P तो कांस्टेंट है, तो उस केस में इक्वेशन बनाने के लिए मैं क्या कर दूं, इसमें cos थीटा से मैं क्या कर दूं? डिवाइड कर दूं। तो क्या बच जाएगा आपका? या फिर साइन थीटा से डिवाइड कर देता हूं ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। साइन थीटा से डिवाइड कर दिया तो क्या जाएगा? एक्स कॉट थीटा प्लस वाई इज इक्वल टू पी सेक कोसेक थीटा। तो ये तो कांस्टेंट ही होगा, तो मैं क्या कर देता हूं यहां पे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या जाएगा आपका? एक्स, एक कॉट थीटा तो एज इट इज, और x का डिफरेंशिएट क्या जाएगा आपका? 1, और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका? 0। तो क्या बोल सकता हूं आपका dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी? माइनस कॉट थीटा। लेकिन आंसर इस फॉर्म में नहीं है, आंसर थीटा की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि थीटा तो आपका क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की तो फॉर्म में नहीं। अब यहाँ पे आंसर निकालना थोड़ा सा अच्छी बात है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा काम है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, कोट थीटा को मैं बोल सकता हूँ कोट थीटा इज इक्वल टू माइनस वाई डैश अपॉन 1 बोल सकता हूँ। वाई डैश अपॉन 1 क्या होता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनस। अरे कोट थीटा, थीटा एलिमेंट करना है ना, तो ये आपका क्या है? बेस वाई डैश, और ये आपका 1, मतलब साइन तो अपन बाद में देख लेंगे सारी चीज में। तो क्यों बेस अपन ने माइनस वाई डैश बोल दिया, और ये परपेंडिकुलर, बेस अपन हाइपोटेनस ही तो होता है ना, बेस अपन परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपन परपेंडिकुलर, सॉरी 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 सॉरी, लिखा सही है, मतलब बोला गलत है, बाकी बनाए फिगर में सही है। ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर। अब मुझे क्या हटाना है? थीटा हटाना है। तो थीटा हटाने के लिए मेरे को कहीं न कहीं इन इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। तो कहां से मैं थीटा को हटाऊं? कोट थीटा की वैल्यू जस्ट इस यहां से, इसको मैं क्या बोलूं? इक्वेशन 1। आंसर पी दे रखा है, तो मतलब पी की टर्म्स में होना चाहिए। पी दे रखा है ना, उसने पी दे रखा है, पी कांस्टेंट बोल रखा है, मतलब पी की टर्म्स में आंसर होगा। और डिफरेंशियल इक्वेशन में पैरामीटर नहीं होगा, मतलब थीटा नहीं होगा, पी होगा। तो मेरे को क्या करना, मतलब इनडायरेक्टली इक्वेशन 1 में बोलूंगा। तो मैं इक्वेशन 1 से मैं बोल सकता हूं x इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है आपका? बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो माइनस वाई डैश अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस y साइन थीटा की जगह क्या रख देता हूं आपका? साइन थीटा की जगह रख देता हूं
1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं माइनस एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल्स टू पी इंटू अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का ओवरऑल होल स्क्वायर। यही आपकी क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो छोटे से क्वेश्चन का आंसर इस फॉर्म में दिया होगा, तो यहाँ पे स्टूडेंट अब घबराना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट घबराना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए एक ही चीज है एग्जामिनर के पास, वो क्वेश्चन की फॉर्म को हाइड करेगा, आंसर में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बना के देगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर। किसी ने सोचा था उस डायरेक्शन में, प्राची? नहीं। हाँ, कौन सा होल स्क्वायर हट जाएगा? यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं आएगा। हाँ ठीक है, सॉरी। तो ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, लिख लो। गिरा दे पेज को, गिरा दे। विद्या ददाति विनियम, सुना है ना? विद्या ददाति विनियम, इसका मतलब क्या होता है? ये सब नहीं। क्यों? रिस्पेक्ट। प्राचीन काल, तुम लोगों ने रामायण महाभारत नहीं देखी क्या? देखिए पूरी? कॉलेज में जब तुम पहुंच जाओगे, आईटीज में, जब तुम्हारे पास टाइम हो, तो एक बार मैं सजेस्ट करता हूँ गीता जरूर पढ़ना। गीता बहुत प्रैक्टिकल है, गीता जरूर पढ़ना। इनफैक्ट टाइम मिले तो बहुत से लोग एज ए हॉबी के लिए क्या करते हैं, जितने भी होली आपके क्या जो लिखे होते हैं ना, सब रिलीजियस के सब पढ़ते हैं। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि अपन हिंदू है तो गीता ही पढ़े, क्योंकि हर धर्म में कुछ ना कुछ अच्छी बातें बताई है। आप लोगों को टाइम मिले तो आराम से, जब टाइम मिले तो करना, सारी चीज में बहुत ही अच्छी चीज सिखाई जाती है उनमें। लेकिन एटलीस्ट गीता जरूर पढ़ना सब लोग, थोड़ा लाइफ के लिए लेके प्रैक्टिकल रहोगे कॉलेज में जाके, जरूरी है। लिख लिया? घर वालों लिखा? ठीक है। अब एक आध टाइप का और क्वेश्चन बताया, तो जैसे अभी मैंने 3 टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं, जिसमें पहला तो वो टाइप था जिसमें डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके उसकी टर्म्स में बन जा रहा है। दूसरा टाइप क्या था, जिसमें मैंने क्या कर दिया, राइट साइड में मैं ले जाता हूँ कांस्टेंट को और उसके बाद डिफरेंशिएट कर दूँ, 0 कर दूँ। तीसरा क्या होगा, ना तो मैं राइट साइड में ले जा सकता हूँ, ना ही मतलब आपका क्या है डायरेक्टली आ जाएगा, थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। उस टाइप के क्वेश्चन को कर लो। लिखो क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन of family of curves. Find the differential equation of family of curves y is equals to a e की power 3x plus b e की power x, where a and b are parameters. पैरामीटर्स का मतलब इनडायरेक्टली क्या होता है आपका, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट करता, यदि a e की पावर x और b e की पावर x होता तो 2 बार डिफरेंशिएट करके वापस उसी की फॉर्म में हो जाता, वो बन जाता। लेकिन यहाँ पे एक के साथ 3x है, एक के पास आपका क्या है x, दोनों आपके अलग अलग है। तो उस केस में, या फिर ऐसा दे दिया, एक के साथ 3x दे दिया, दूसरे के साथ 5x दे दिया, वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, उस केस में और मैनिपुलेशन करना पड़। लेकिन मैंने सेम बना दिया क्योंकि जिससे आपको सिंप्लीफाई करो। निकालो, आसान है, ऐसा नहीं है, 3-4 स्टेप्स से उसनी पड़ेगी। तो क्लियरली दिख रहा है आपका क्या, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो ऑर्डर क्या रहेगा आपका 2। ये स्कूल में कंप्लीट हो गया ना तुम्हारा चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन? कोई ध्यान नहीं देता। यार स्कूल का जो डिफरेंशियल यार पढ़ लिया करो थोड़ा सा। स्कूल में 2 लेक्चर हुए डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, प्री बोर्ड आ गई। हाँ सॉरी। स्कूल में बहुत लिमिटेड दे रखा है। पहली एक्सरसाइज में दे रखा है आपका ऑर्डर डिग्री फाइंड करना,
सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज दे रखी है आपकी। सेकंड एक्सरसाइज में क्या करना आपका, फॉर्मेशंस के लिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट करना। तीसरी एक्सरसाइज में होगी आपकी फॉर्मेशन होगी, दो एक्सरसाइज फॉर्मेशन और प्रूफ वाली होगी, ठीक है। चौथी एक्सरसाइज में आपका क्या सॉल्यूशन है, तो वेरिएबल सेपरेशन। पांचवी एक्सरसाइज में होमोजीनियस, छठी एक्सरसाइज में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और बहुत बेसिक सब है। फॉर्मेशन हटा दिया सिलेबस से। फॉर्मेशन का तो क्वेश्चन पूछा जाता था 4 मार्क्स का। सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फिर डिफरेंशियल इक्वेशन उससे आएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा फिक्स। छह मार्क्स वाले तो बाकी है ना। सही है, तो तुम्हारे लिए कितना आसान हो गया है ना, बोर्ड की टेंशन खत्म, पूरा पूरा तुम फोकस कर सकते हो कॉम्पिटिटिव पे। हाँ निकालो, अब देखो ये, अरे हो गया, ये क्या आपकी इक्वेशन 1 ऑर्डर 2 है, तो मैं क्या कर देता हूँ इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या जाएगा, पहली बनेगी आपकी डी वाई बाई डी एक्स, में डायरेक्टली कर दूं ना, दे e की पावर 3x का डिफरेंशिएट 3, तो 3a e की पावर 3x प्लस b e की पावर x, इक्वेशन नंबर 2। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या जाएगा आपका d2y अपॉन dx2 इज इक्वल्स टू 9a e की पावर 3x प्लस b e की पावर x, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 1, 2 और 3 तीन इक्वेशन का यूज करके मुझे a और b को एलिमिनेट करना है। तो a और b को एलिमिनेट करना है, तब देखो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 तीनों में आपका क्या है, b e की पावर x है, तो मैं क्या करूं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दिया, तो क्या जाएगा आपका dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपका क्या जाएगा 2a e की पावर 3x। सिमिलरली मैंने इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन, हाँ प्रिंटिंग मिस्टेक, तो ये क्या जाएगा आपका d2y अपॉन dx2 इज माइनस dy बाई dx, b की पावर x से कैंसिल, और ये क्या जाएगा आपका 6a e की पावर 3x। आई थिंक अब तुम लोग डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सकते हो, 6 को क्या बोल सकते हो आपका 3 इंटू 2a e की पावर 3x, तो ये वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो, तो मैं इसको बोल सकता हूँ इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, तो बोल सकता हूँ इक्वेशन 4 एंड 5 से क्या जाएगा आपका d2y अपॉन dx2 माइनस dy बाई dx इज इक्वल्स टू 3, इसकी जगह रख दिया मैंने आपका क्या है dy बाई dx माइनस y, इसको सिंप्लीफाई कर लेना एंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो तीन अप्रोच मैंने बता दी है आपको, तीनों अप्रोच में किसी भी कहाँ वाई तो चाहिए, वाई तो आ सकता है, एक्स आ सकता है, वाई आ सकता है, डेरिवेटिव आ सकता है, कांस्टेंट आ सकता है, लेकिन आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आएगा। हाँ फाइनल आंसर सिंप्लीफाई कर दो उधर 4 dy बाई dx, हाँ तो उसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको बोल सकता हूँ आपका d2y बाई dx2 माइनस 4 dy बाई dx प्लस 3y, इसी फॉर्म में है, यही है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं भाई, मैनिपुलेशन ही है इनडायरेक्टली। चलो इसमें एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन और कर लो। एग्जामिनर कई बार आपका क्या गेम खेल लेता है, वो किसी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को वो कांस्टेंट बना के आपका पूछ ले। मान लो कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, उसको वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के नहीं बोलेगे वेयर दिस इज कांस्टेंट ऐसा दे दे, या फिर उसके बारे में कुछ बोले ही ना, तो वो क्वेश्चन लिख लो, एक लास्ट क्वेश्चन इस पैटर्न का लिख लिया घर वालों, हाँ ना बोलो मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर, लिखो नेक्स्ट। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, हाँ कोई बात नहीं मैं समझ गया था भाई। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन by y is equals to, find the differential equation of family of curve given by y is equals to a cos mx plus b, where a and b are parameters।
अब इसने m के बारे में कुछ बोला नहीं, m के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब m को क्या करना है, m के बारे में कुछ नहीं बोला तो m ट्रीट एज ए कांस्टेंट, मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसा। मतलब यहाँ पे क्या आपका नो कमेंट ऑन m मीन्स ट्रीट m एज ए कांस्टेंट। m को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना मतलब फाइनल आंसर में m भी आएगा, फाइनल आंसर में m भी आएगा, मतलब x y dy बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स जो भी बनेगा और m भी आएगा। आसान है बाकी। अब यहाँ पे गलती ये करते हैं स्टूडेंट, डायरेक्टली 1 2 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो 3 डिफरेंशियल ऑर्डर 3 कर देंगे, तो इसके हिसाब से आंसर सोल्व लेंगे, वो आपका गड़बड़ हो जाएगा। इस वीक यदि अपन को 4 क्लास और मिल गई तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 5 क्लास का ही है, 1 क्लास मैं एक्स्ट्रा ले लेता हूँ ना, 3 चैप्टर बाकी। एसओटी भी खत्म हो गया अपना, ये चीज अच्छी हुई, एसओटी खत्म हो गया। हाँ, एओडी बचा है, वेक्टर 3D बचा है। वेक्टर 3D को मान लो लेक्चर 12 13 लेक्चर वेक्टर 3D को। भाई मुझे सिर्फ कितनी क्लास चाहिए, 25 क्लास चाहिए, 25 क्लास मिल गई तो मैं खत्म कर दूंगा। हाँ यार, अब वो तो क्लासेस तो कैसे मैनेज करनी पड़ेगी ना। मेरा प्लान ये था कि दिवाली के वेकेशन पे यूज करूं, लेकिन फिर उसमें नहीं हुआ क्योंकि सब एग्री नहीं थे, तुम 2-4 बच्चे एग्री थे, 2-4 बच्चों की वजह से क्लास नहीं होती। क्योंकि 1 महीने के बाद जब बच्चे पढ़ने लगेंगे ना तो दोबारा बोलेंगे कि मास्टर ने तो उड़ा दिया, ये नहीं बोलेंगे कि सही चीज में कैसा है, सही चीज एफर्ट नहीं दिखेंगे। गलती मास्टर की होती है, इसलिए फटाफट लिखो, आंसर निकालो। आगे आंसर, हाँ बहुत आसान है इसका, तो कुछ नहीं करना था। तो ऑर्डर आपका क्या रखा, आपका 2, तो कुछ नहीं करना है, ये तो बहुत आसान है, डायरेक्टली बन रहा है। ऑर्डर 2 है तो क्या करो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, तो बोल सकता हूं आपका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a कॉस का क्या डिफरेंशिएट हो जाएगा, माइनस साइन mx प्लस b, और चेन रूल से क्या जाएगा m इंटू 1 प्लस 0, तो क्या जाएगा, मैं बोल सकता हूं माइनस ए एम साइन एम एक्स प्लस बी, ये आपके क्या जाएगा dy बाई डी एक्स, इक्वेशन नंबर 2। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या जाएगा आपका डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस ए एम, साइन का क्या जाएगा आपका कॉस एम एक्स प्लस बी, और आपका क्या जाएगा m इंटू 1 प्लस 0, तो क्या जाएगा, ये बन जाएगा माइनस ए एम स्क्वायर ए कॉस एम एक्स प्लस बी। लेकिन इस केस में ए एक्स्ट्रा आ गया तो ए को हटाना पड़ेगा और बी भी हटाना पड़ेगा, तो थोड़ा ध्यान से देखो। लकीली ये ओरिजिनल इक्वेशन की हेल्प से कन्वर्ट हो गया, तो क्या जाएगा, इसकी जगह मैं बोल सकता हूं आपका माइनस एम स्क्वायर वाई, तो क्या जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। देखिए इक्वेशन है ये तुम्हारी, ठीक है। चलो, तो ये इस फॉर्म में आपको याद रखना है। एक e की पावर x वाला भी याद रखना है, e की पावर x वाले में भी सेम ही होती है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x में भी इस टाइप की इक्वेशन बनती है। लिख लो। एक आध इनवर्स का करवाया तो, इनवर्स का एक आध भी नहीं करवाया है, एक भी नहीं करवाया है, इनवर्स का भी करवाता हूँ। सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाए तो एक बार बस बढ़िया है। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का लिख लिया घर वालों? ओ घर वालों, नेक्स्ट एक इनवर्स का दे देता हूं थोड़ा सा। अरे रुक जा, पहले ये चैप्टर खत्म करते हैं, तुम क्यों टेंशन लेते हो यार? तुमसे ज्यादा टेंशन तुम्हारे मास्टरों को है, कोचिंग वालों को है। देखो नेक्स्ट, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, form the differential equation from family of curve y is equals to sin inverse x का होल स्क्वायर प्लस a इंटू साइन इनवर्स x, a इंटू कॉस इनवर्स x, सॉरी
प्लस बी, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस a इंटू कोस इनवर्स x प्लस b, वेयर a एंड b आर पैरामीटर्स। दो बार से डिफरेंशिएट करने की तो हो जाएगा। हाँ तो वही तो फाइंड करवा रहा होगा। अब इसका क्वेश्चन में जेई वाला कैसे पूछ लेगा, इसमें क्वेश्चन ऐसा दे देता है आपका, मान लो इसमें इसी क्वेश्चन में से मान लो जेई में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इस क्वेश्चन को जेई कैसे पूछेगा, मेंस में पूछेगा। ये क्वेश्चन पूछ लिया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, उसकी वैल्यू पूछ लेगा। अब इस फॉर्म में आएगा मतलब इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, आंसर दे देगा y 2y 3 5 ऐसा कोई कांस्टेंट दे देगा। मतलब इस फॉर्म में लेके आनी बहुत जरूरी है, इस फॉर्म में लानी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 2 में दे रखे और ऐसे क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में भी दे रखे थे। तुम लोग डिफरेंशिएट में भी ऐसे ही करते थे सारी चीज में। 6 नंबर का आता था क्वेश्चन एनसीईआरटी में प्रूफ का, लेकिन लकीली तुम बच गए हो। ये क्वेश्चन फिक्स था कि 6 नंबर में आना ही। प्रूव दैट में देता था, प्रूव दैट ये होता है। और वो भी ऐसे पता नहीं एडवांस का कुछ क्या है। तो ठीक है ना, तो तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना। प्री बोर्ड कैसा हुआ, मार्क्स आगे तुम्हारे फिर से पूरे गुड। हाँ तो कोई डाउट है क्या उसके ऊपर? सर मेरे को नहीं पता। नियंता तो बोल रही थी कि जैसे याद है मेरे को, मेरी जिंदगी मौत के ऊपर कुछ दाव लगा। आंसर है क्या कर दूं, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दूं? अब देखो इसमें कई तरीके से बन सकते हैं, या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करके भी अपन कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर करके भी बना सकते हैं, उससे कंपेरेटिव थोड़ा सा इजी हो सकता है, या फिर डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो। तो मैं आपका क्या बोल सकता हूँ, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो ऑर्डर आपका क्या रहेगा आपका 2। तो क्या बोल सकता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट कर दूं। या फिर एक चीज और कर सकता हूं मैं, ए हटाने की कोशिश कर सकता हूं। तो ए हटाने के लिए इसको इसकी फॉर्म में, एक ही एक्सप्रेशन की टर्म्स में cos इनवर्स की जगह पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स भी कर सकता हूं, उससे ए हट जाएगा, लेकिन वो हटेगा नहीं, वापस आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, तो बोल सकता हूं डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले 2 है, पावर का होगा तो पावर का क्या जाएगा 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू माइनस ऑफ 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0। अब यहां पे क्या बोल सकता हूं, यदि इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो u बाई वी बनेगा। तो u बाई वी मैंने बोला यार, ये दिख नहीं रहा, स्क्रीन से बाहर है, बहुत छोटा स्क्रीन है, एक बार उधर से वो रिमोट ले आओ ना, बोर्ड वो रिमोट लेके आओ ना, एटलीस्ट बोर्ड पूरा आ जाए। मैं राइटिंग थोड़ी छोटी कर देता हूँ और यही हो सकता है। तो मैं क्या करूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स का क्या जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट आपका क्या अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी कर दो इससे। अरे बहुत गंदे तरीके से सेट कर रखा है, पूरा दिखाने के लिए इतना छोटा करना पड़ेगा, इसमें तो सब कुछ दिखेगा।
अब ये ठीक है, मैं एक मार्जिन लगा लेता हूँ। बड़ा खुश हो रहा थे। परफेक्ट तो नहीं बनती, अरे ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, इससे बातें करवा लो कितनी, आईटी में पहुंच जाए ना, उसके बाद आराम से बैठ जाएंगे, बातें कर लेना जितनी देर करनी है। इसको मैं क्या करूँ, अब u बाई वी बनाना वो डिफिकल्ट होता है, तो इसलिए मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ऐसा मैंने डिफरेंशिएट में भी कराया था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस ए। इससे क्या बेनिफिट हो गया, ए कांस्टेंट वाली टर्म भी हट गई, तो वो हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। ये कुछ हुआ, कुछ गड़बड़ हुई, हाँ कुछ गड़बड़ हुई, अरे बता दे, गड़बड़ हो जाती है, मैनुअल मिस्टेक है, पक्का, ठीक है। अभी भी कुछ है क्या, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या कर दूं, सबसे पहले क्या है आपका यहाँ पे चेन रूल, तो आपका क्या जाएगा 1 माइ चेन रूल नहीं यूवी रूल, तो डी बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, रूट का क्या जाएगा 1/2 रूट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 2 इंटू 1 रूट 1 एक्स स्क्वायर माइनस 0। तो क्या कर सकता हूँ, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, और हर जगह आ रहा है तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मैं क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या जाएगा रूट माइनस मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो मेंस में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसकी वैल्यू पूछ लेगा, इतना पार्ट देके क्वेश्चन पूछा भी है मेंस में, इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा भी है, लिख लो, लिख लिया। नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेशन अपना कंप्लीट हो गया, नहीं जितने भी थे बहुत सारे कर लिए, हाँ अरे और आएंगे, फॉर्मेशन तो यही होता है ना, बता नहीं, सॉल्यूशन के मेथड होते हैं ना, लिख लो। नेक्स्ट लिखो, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, टू कांस्टेंट है, मतलब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है मेंस में कि इस टाइप की इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आंसर क्या होगा 2, ऐसा क्वेश्चन हो गया। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल, इसका उल्टा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन ये दे रखी है, इसका सॉल्यूशन मतलब क्या करना है आपका, फॉर्म करनी है एक फैमिली ऑफ कर्व्स जो आपके दे रखा है, जो उसका सॉल्यूशन दे रखा है, तो लिख सकते हो एक रिलेशन होता है, मतलब इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट रिलेशन हो सकता हो, तो लिख सकते हो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, solution of differential equation is an implicit or explicit relation. Solution of differential equation is an implicit or explicit relation. Solution of differential equation is an implicit or explicit relation between the variables which satisfy the given differential equation. A solution of differential equation is an implicit or explicit relation between the variables which satisfy the given equation and does not contains any derivative मतलब कोई भी डेरिवेटिव नहीं चाहिए सॉल्यूशन में, मतलब मुझे क्या चाहिए,
जितने डिग्री होगी उतने ही मेरे पास क्या आने चाहिए, पैरामीटर्स आने चाहिए। इनडायरेक्टली फैमिली ऑफ कर्व देगा। एक नाम और होता है, लिख लो एक और पैराग्राफ में, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव, 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 प्रिमिटिव। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रिमिटिव। अब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं दो टाइप के होते हैं। सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होता है? पहला जनरल सॉल्यूशन, दूसरा आपका क्या होगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? जितने भी केसेस हैं उनको देगा। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहां से ऑब्टेन करेंगे? जनरल सॉल्यूशन से। मतलब जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उसकी वैल्यू रख दूंगा, फिक्स केस रख दूंगा, तो आपका क्या होगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के आपको समझ में आ जाएगी जनरल सॉल्यूशन पूछा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन कब पूछा होगा? जब उसने कई कंडीशन दे रखी है, गिवन दैट y is equals to this at x is equals to this, तो उस केस में इनडायरेक्टली मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मतलब उस फैमिली ऑफ कर्व का एक स्पेसिफिक केस निकालना पड़ेगा। ऐसा समझ में? तो लिख लो, सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, दो टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। पहला लिख लो जनरल सॉल्यूशन, पहला लिख लो जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या बोलता है? इफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन क्या बोलता है? इफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स as many arbitrary constant, if solution of differential equation contains as many arbitrary constant as its order, if solution of differential equation contains as many arbitrary constant as its order, then it is called general solution. जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? जितना आपके ऑर्डर होगा उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कंटेन, मैं वापस लिखवा देता हूं तो छूट गया है। इफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन्स एज मेनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एज इट ऑर्डर इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहां से ऑब्टेन करेंगे? जनरल सॉल्यूशन से। सेकंड लिखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन द सॉल्यूशन ऑब्टेन from general solution, the solution obtained from general solution, particular solution क्या होगा? the solution obtained from general solution by assigning the value of arbitrary constant, by assigning the value of arbitrary constant, by assigning the value of arbitrary constant, by assigning the value of arbitrary constant with help of given additional condition, with help of given additional condition। अरे जैसे इसमें इक्वेशन होता था ना आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, वहां पे जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, वैसे ही यहाँ पे है द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय असाइनिंग द वैल्यूज ऑफ, लिख ले, मैं लिखवा रहा हूँ ना, बाय असाइनिंग द वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट विद हेल्प ऑफ गिवन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ कैसे कैसे होता है। जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूँ, एग्जांपल के लिए मान लो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, तो ये दे दिया कि d2y अपॉन dy बाई डी एक्स इजिकल्स टू, बेसिक एग्जांपल ले देता हूँ। जैसे मान लो ऐसे दे दी dy बाई डी एक्स इजिकल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब उसका सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या कर दूंगा? मेरे को इंटीग्रेशन, एक आपका क्या है, डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर है, तो मेरे को एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो उसका सॉल्यूशन बोलूंगा y इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा आपका? 10x प्लस c, ये जनरल सॉल्यूशन। अब c की कोई वैल्यू रख दी, मान लो आपका क्या है यहाँ पे y इक्वल्स टू 10x प्लस 5 दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा उसका? पर्टिकुलर। एक और एग्जांपल, जैसे मान लो ऐसा दे दिया आपका dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो इसका क्या जाएगा आपका? जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और इस c की कोई वैल्यू रख दो, जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या होगा उसका? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, जैसे आपका बोल दो d2y अपॉन dx2 माइनस 9y इज इक्वल्स टू 0। ये देखी लग रही है?
किसका बनेगा इसका जनरल सॉल्यूशन? ये इसका जनरल सॉल्यूशन हमेशा इस फॉर्म में होता है, y इज इक्वल्स टू e की पावर 3x a e की पावर 3x a e की पावर 3x प्लस b e की पावर -3x। चेक करो, इसी में आएगा, इसी का सॉल्यूशन बनता है। ये फिजिक्स में तो पढ़ी होगी ना तुम लोगों ने, फिजिक्स में पढ़ी हो ना, फिजिक्स में पढ़ी जाती है, फिजिक्स में ही काम आती है, मैथ्स में काम नहीं आती, एसएसएम में ही काम आती है। एसएसएम में सेकंड ऑर्डर सेकंड डिग्री इस टाइप की क्वेश्चन आती है। y इज इक्वल्स टू 5a साइन बन साइन साइनसोइडल भी नहीं, ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बनता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये फिजिक्स के कई बार पूछ चुके हैं क्वेश्चन, मैथ्स में नहीं पढ़ना होता अपन को। मान लो 5 e की पावर 3x प्लस 2 e की पावर -3x, तो तीनों में डिफरेंस समझ में है। जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिख लो, पढ़ा लिख लो। नेक्स्ट, अपने सिलेबस में ये नहीं है, अपने सिलेबस जो जेई का सिलेबस है उसमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लिख लो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ओनली। ये अपने सिलेबस में, अपने मॉड्यूल में 8-10 क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं जो सेकंड ऑर्डर के हैं, वो अपने काम के नहीं है, कभी नहीं आते थे वो पुराने टाइम में। जब पुराने टाइम पे होता था, आई थिंक 2005 से पहले जब सब्जेक्टिव हुआ करता था, तब ये चीज़ पूछी जाती थी। लेकिन उसके बाद जब जेई का सिलेबस आया ना 2008-9 के बाद से ये हटा दिया है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ही है। ये सारी चीज़ पढ़ोगे आप दोबारा से फर्स्ट ईयर में जाके, मैथ्स 2 में सेकेंड सेमेस्टर में वापस से पूरा चैप्टर पढ़ोगे। मैथ्स 2 आप जाते ही कौन कौन चैप्टर पढ़ोगे? जाते ही मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दोबारा पढ़ोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन दोबारा पढ़ोगे, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन पढ़ोगे, मतलब बेसिक उनका यूज होगा मैथ्स में। मैथ्स 1 और मैथ्स 2 तो सबको पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स फिर से पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी सबको कॉलेज में फर्स्ट ईयर में। बायो भी है, यहाँ नहीं कॉलेज में, इंजीनियरिंग हाँ कॉलेज भी में मतलब बायो भी होती है। एक्चुअली क्या होता है कि फर्स्ट ईयर जो होता है वो कॉमन होता है सबके लिए, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे ना, जितने भी डिपार्टमेंट होंगे, हर एक डिपार्टमेंट का एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा, लेकिन कुछ कॉमन होते हैं। फिजिक्स सबसे टफ होता है, फिजिक्स सबसे टफ होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। हमारे टाइम में 368 के बैच में 216 लोगों की सप्लीमेंट्री लगाई थी, मतलब फेल किया था फिजिक्स में। इतने बेकार होते हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट के, हर डिपार्टमेंट यूजुअली। अरे इजी वही है, 10th-12th का ही है, लेकिन वो अपना अपना नेतागिरी तो दिखाएंगे ना। कॉलेज में बहुत पॉलिटिक्स चलता है भाई, आईआईटीज में यूजुअली नहीं चलता है। बाकी एनआईटीज होगी या फिर प्राइवेट जो कॉलेज होते हैं वहां पे आपका क्या काफी बदल चलता है, स्टेट इंजीनियरिंग हो गए या फिर नेशनल वाले हो गए। आईआईटीज को छोड़ दो, आईआईटीज में तो अलग है। और एक चीज ध्यान रखना, आईआईटीज में प्रोफेसर भगवान होता है, कुछ भी नहीं करके प्रोफेसर से पंगे नहीं लेने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस भी होते हैं प्रोफेसर चाहता है तो फिर तुम्हें रुकवा सकता है, तुम पास ही नहीं करके दिखा सकते हो। सब कुछ प्रोफेसर के हाथ में होता है। तो ना पैर नहीं छूना होता है। वैसे देखो आईआईटीज में जितने भी जाओगे सारे प्रोफेसर बुढ़े होंगे। आईआईटीज में जितने भी प्रोफेसर होते हैं उनकी एक मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है कि पीएचडी मस्ट होती है, मतलब कोई भी प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी होती है पीएचडी होना चाहिए। अब पीएचडी करने के लिए उसको सबसे पहले ग्रेजुएट करे, फिर उसके बाद मास्टर्स करे, फिर 5 साल पीएचडी करे। तो मान के चल लो कि मेरी एज तक आते आते पीएचडी कंप्लीट होती है। 28-30 की एज में पहले पीएचडी कंप्लीट नहीं होगी, उसके बाद 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस ही होता है आईआईटीज में जाने के लिए। तो मान के चल लो कि 40 साल से छोटा तो प्रोफेसर बन ही नहीं सकता आईआईटीज में। तो जितने भी होंगे सारे उससे बड़े होंगे, उससे छोटा है मतलब वो असिस्टेंट प्रोफेसर है कुछ है, लेकिन रियलिटी यही होती है कि वही अच्छा पढ़ाएंगे छोटे वाले। हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर है बाकी, क्योंकि वो अपने एफर्ट डालेंगे। लेकिन कुछ प्रोफेसर्स होते हैं आईआईटीज में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत लिमिटेड बोल के बहुत नॉलेजेबल बात बोल देते हैं। हाँ एचसी वर्मा वगैरह को छोड़ दो यार, एचसी वर्मा तो अलग हो गए, फेमस हो गए, लेकिन हर आईआईटीज में कुछ प्रोफेसर्स होते हैं
चलो काम की बात नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, लिख ले हेडिंग डाल, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लिख लो इन सिलेबस ऑफ IIT JEE। सिर्फ यही पढ़ना है अपन को और कोई नहीं पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। उसके अलावा कहीं भी क्वेश्चन देख ले, सारी चीज में कोई भी पूछे या किसी बुक में हो, आंख बंद करके उसको छोड़ देना, ठीक है। अपने मॉड्यूल में भी जहां पे मिले तुम कहोगे तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगा, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो काम का है नहीं। और मुझे लगता है कि जिस रास्ते जाना नहीं है उसका रास्ते का पता पूछना भी कोई सेंसिबल होता नहीं है। तो लिख लो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें x की टर्म हो, y की टर्म हो और dy by dx की पावर 1। तो मैं बोलूँ एन इक्वेशन ऑफ टाइप f x y और dy by dx इज इक्वल्स टू 0। एन इक्वेशन ऑफ टाइप x y and dy by dx means a differential equation containing terms of x y and dy by dx, an equation containing terms of x y and dy by dx is called फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं बार बार नहीं लिखूंगा इसलिए मैं इसका छोटा नाम लिखूंगा फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं बार बार ये लिखूंगा, ठीक है। अपने सिलेबस में अपने यही है सारी चीज में। लिखो नेक्स्ट, वेरियस मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरियस मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तुम बात कर रहे थे, इसी की बात कर रहे थे। यूजुअली अपने पास आपकी एनसीईआरटी में 3 मेथड है। हाँ, तुम पूछ रहे थे ना कि बहुत सारे और भी मेथड्स होते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये वाला मेथड है। अपने पास 7 मेथड पढ़ेंगे हम लोग, 7 मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहले लिख लो वेरिएबल सेपरेशन मेथड। हाँ, पहला होता है आपका वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ये अपने एनसीईआरटी में भी है। सेकंड, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेशन, ये अपने एनसीईआरटी में नहीं है। थर्ड, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, ये भी अपनी एनसीईआरटी में है। चौथा क्या होगा आपका, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इन दोनों के, ये अपने एनसीईआरटी में नहीं, इन दोनों के जो स्टेटमेंट है वो काफी हद तक सिमिलर टाइप रहेंगे, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होगा, मैं बताऊंगा। पांचवा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। 2 टाइप से हो सकती है, dy by dx की फॉर्म में और dx अपॉन dy की फॉर्म में। और 6 क्या हो गया, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें 2 पार्ट होते हैं आपके, बर्नौली ट्रायल्स और आपका क्या है क्लेरिट इक्वेशन करके होती है, जो फिजिक्स में यूज आती है। वो 2 टाइप के इसमें आ जाएंगे इक्वेशन में। 7वां जो मेथड होता है वो एज ए ट्रिक होता है, ये ट्रिकी वाला होता है। और मान के चल लो कि यही डिफिकल्ट पोर्शन होगा, इसी में स्ट्राइक होना डिफिकल्ट होगा, स्ट्राइक होना डिफिकल्ट होगा। और काफी क्वेश्चंस आते हैं इसमें जो बनते हैं। इन्हीं सारी जो फॉर्म है उनका शॉर्ट मेथड, इन्हीं सारे का शॉर्ट मेथड आपका क्या है, 7th है आपका सॉल्यूशन बाय इंस्पेक्शन। मतलब इसमें 18 फॉर्मूले बताऊंगा, वो 18 फॉर्मूले छोटे छोटे, वो डायरेक्टली बहुत आसान होते हैं। वो डायरेक्टली dx अपॉन y
उसको क्या लिख सकते हैं, dy बाई एक्स को क्या लिख सकते हैं, वो स्ट्राइक होना चाहिए। या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ सॉल्यूशन बाय इंस्पेक्शन या फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अपने सिलेबस में नहीं है, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजिकल्स टू जीरो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजिकल्स टू जीरो, वो पार्शियल डेरिवेटिव वाली है, वो अपनी नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट वाला है। काफी क्वेश्चन बनेंगे लेकिन अपने नहीं पढ़ेंगे वो, अपन बस मैं बता दूंगा, इसमें अपन बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे अपने मेथड्स हैं। मेरी क्लास का टाइमिंग कब तक है? अरे वो जल्दी खत्म हो गया यार, कुछ पढ़ा ही नहीं आज। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे प्रैक्टिकल का जो टाइम है वो लिख दो, कोई भी एक लिख दो। नहीं नहीं, कौन कौन से डे है लिख दो, उसके हिसाब से क्लास लगाए। सबका अलग अलग है क्या? 8 to 1:30 रोज, तो मतलब 3 से रख ले, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे रुको, 3 to 7:30 कोई दिक्कत तो नहीं? कुछ एक्स्ट्रा ट्यूशन वगैरह कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, रख सकते हैं। ठीक है, तीनों दिन तीनों क्लास रख लें, तीनों रख लें। ठीक है, 3 to 6 कैसे रखेंगे? एक घंटे की क्लास कैसे मिलेगी यार? 2 बजे से थोड़ी रखेंगे। 3 से 6 2 क्लास, 2 क्लास नहीं, 3 क्लास रख लेते हैं। ना 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 ना, 8:30 तो कुछ नहीं, 8:30 कुछ नहीं होगा। पहला लिखो मेथड वन लिखो, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, मेथड वन वेरिएबल सेपरेशन मेथड। कोई बात नहीं, अपन 5 मिनट तो लेंगे, 10 मिनट मेरी खाई थी सर ने। मेथड वन मैं बोल देता हूँ। हाँ अरे विजय भाई, सर को बोल देना कि सर की क्लास 15 मिनट लेट स्टार्ट हुई थी, तो मैं 10 मिनट लूंगा, अब 10 मिनट लास्ट में एक्सटेंड कर देना। विकास सर, उनको बोल देना 10 मिनट मैं लूंगा, क्योंकि लेट स्टार्ट हुई थी ना, तो बता देना। चलो पहले लिखो वेरिएबल सेपरेशन मेथड। वेरिएबल सेपरेशन मेथड ये कंपैरेटिवली बहुत आसान है। मेथड वन होता है वेरिएबल सेपरेशन मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके जो गिवन इक्वेशन थी, आफ्टर मैनिपुलेशन स्पेलिंग दिख लेना, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ fx इंटू dx इज इक्वल्स टू gy इंटू dy, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब x की टर्म्स और dx की टर्म्स को एक साथ सेपरेट कर देता हूँ, y की टर्म और dy की टर्म को एक साथ सेपरेट कर देता हूँ, तो सबसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। दिख जाएगा, क्वेश्चन को देख के पता चल जाएगा कि वेरिएबल सेपरेशन है कि नहीं, मतलब वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। तो फिर इस केस में फॉर सॉल्यूशन के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ पे पूरा वापस से इंटीग्रेशन के जो मेथड थे वो सारे वापस से याद आए। तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या जाएगा, बन जाएगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी वाई प्लस सी। ठीक है, एफ डैश और जी डैश। ठीक है, एफ डैश और जी डैश। ठीक है, अब देखो यहां पे जो सी है वो मेरे को क्या करना है, एज पर एफ एक्स और जी एक्स लेना है, मुझे इनके टर्म्स में लेना है। मान लो यदि ऐसा दे रखा है, एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर फंक्शन ऑफ ए लॉग के फंक्शन दे रखे हैं, तो उस केस में मैं सी को ट्रीट करूंगा ln x ln c।
जिससे आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि जिससे मैनिपुलेट करना कंपेरेटिवली आसान है, क्योंकि आंसर मैनिपुलेट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स, ये फंक्शन क्या दे रखा है, आर फंक्शन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, मान लो ऐसे दे टेन इनवर्स की फॉर्म में फंक्शन दे रखे, तो सी की जगह भी मैं क्या करूंगा, टेन इनवर्स सी लूंगा, और सी तो कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिस फॉर्म में आंसर हो उसी फॉर्म में। मान लो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू कांस्टेंट आ रहा है, तो टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई की जगह कांस्टेंट की जगह टेन इनवर्स सी, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला लगाए, टेन इनवर्स से टेन इनवर्स खत्म करके आंसर दे दो, क्योंकि यूजुअली टेन इनवर्स में देगा तो मतलब लोगों को आइडिया हो जाएगा कि कैसे बनेगा क्वेश्चन, इसलिए वो फॉर्म हाइड करता है, फॉर्म हाइड करता है। आया समझ में? लिख लो फटाफट से, क्वेश्चन लिखो पहला, ये लिख लिया, अरियो नियंता जल्दी से लिख, क्वेश्चन लिखो पहला, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, सुनना ही नहीं है, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस x इंटू रूट वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। हाँ, ये एनसीईआरटी पैटर्न का है, पहला एग्जांपल तो पहले ही दूंगा ना, ऐसा क्वेश्चन तो। कौन से? ये अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अरे पहला एग्जांपल तो क्वेश्चन तो वही होगा ना जो डायरेक्टली दिख रहा होगा। क्या करूंगा, सबसे पहले एक्स और वाई के टर्म्स को सेपरेट करूंगा, तो मैं बोलूंगा वाई इंटू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स इंटू रूट वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इधर देखो डी वाई है, तो यहाँ पे y की टर्म्स ले आओ, इधर dx है तो x ही, तो बोल सकता हूँ y अपॉन अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज टू माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब याद है y dy है, तो इस केस में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं। इस केस में क्या कर दूं, दोनों के फॉर सॉल्यूशन, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, तो 2y अपॉन अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इजिकल्स टू ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 2x अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या करूंगा इसके इंटीग्रेशन करने के लिए, वन प्लस वाई स्क्वायर को क्या मान लूंगा, टी स्क्वायर ले लिया, वन प्लस वाई स्क्वायर को क्या ले लूं, वन प्लस वाई स्क्वायर को मैंने क्या ले लिया, टी स्क्वायर ले लिया, तो क्या जाएगा आपका 2y डी वाई बाई डी एक्स, 2y डी वाई इजिकल्स टू क्या जाएगा 2t dt, तो 2t अपॉन नीचे बन जाएगा, तो इनडायरेक्टली क्या बन जाएगा, एक ही को सोल्व करके देख लो, तो इस टाइप में इंटीग्रेशन कैसे बनेगा, इधर क्या बनेगा आपका 2t dt अपॉन नीचे क्या जाएगा आपका t से t कैंसिल होगा ना, तो क्या जाएगा आपका 2 इंटू t dt, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका 2t। तो मैं डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हाँ तो इसका सॉल्यूशन मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका 2u बोल देता हूँ इसको, है ना, और इज इक्वल्स टू माइनस 2v प्लस c, और u किसको बोला है मैंने, तो 2 को हटा दूं, तो मैं बोल सकता हूँ u की जगह मैंने बोल दिया आपका वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, कोई फर्क नहीं पड़ता, सी का c/2 में रख दो, तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। इसका आंसर 4 मिनट है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखो, सॉल्व साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी वाई प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। हाँ ये साइन एक्स प्लस कॉस वाई इंटू डी वाई, तो कल का लेक्चर जो होगा उसमें मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन
रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजेनियस तीनों खत्म करूंगा 1.5 घंटे में। कहाँ से cos 2x हो गया? सोल्व कर। नहीं आ गया आंसर। क्या करूंगा अब देखो यहाँ पे आपका क्या है, ये y की टर्म्स है, ये x की टर्म्स है, तो मैं क्या करूँ सेपरेट कर दूं। तो बोल सकता हूँ dy बाई dy के लिए आपका क्या करूं साइन x प्लस कॉस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस dx को मैं एडजस्ट कर लूं तो इसको बोल सकता हूं आपका साइन x माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, क्या ऐसा बोल सकता हूं? अरे उधर गया तो पॉजिटिव होगा नहीं, तो इसको बोल सकता हूं आपका dy इज इक्वल्स टू, ये बोल दिया मैंने आपका क्या है साइन x प्लस माइनस कॉस एक्स अपॉन नीचे क्या जाएगा आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, या फिर एक काम करो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बोल दो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो मैं क्या करूँ फॉर सॉल्यूशन इंटीग्रेट कर दूं। अब इस केस में याद है ना आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मैं क्या बोलूंगा आपका टी, तो क्या जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये क्या आ जाएगा डी एक्स, क्या बन जाएगा आपका डी टी। तो इससे बोल सकता हूँ साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस, ये क्या बन जाएगा आपका डी टी अपॉन टी। तो इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ आपका क्या जाएगा आपका y इज इक्वल्स टू माइनस एल एन टी प्लस सी। तो y किसको दे रखा है, तो y प्लस एल एन ऑफ टी की जगह क्या रख सकता हूँ आपका एल एन की जगह टी की जगह रख दिया आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस इज इक्वल्स टू सी। ये उस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आया समझ में? कहाँ तेरा cos 2x दिख गया? चलो ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, आज हम ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, कल थोड़ा सा हम फास्ट ले लेंगे, ठीक है। अब एक बार एनसीईआरटी देख के आ जाना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ओके बाय बाय।